हाय गाइस, मैं भूपेंद्र कुमार जीएस की फैकल्टी अड्डा 247 पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो सेशन है वो वाकई केंद्र और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए वो गागर में सागर है। तो जल्दी जल्दी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और चलिए चलते हैं अपने आगे प्रश्नों की ओर। आज हम एक एक्सीलेंट प्रश्नों की सीरीज लेकर के आपके बीच में आए हुए हैं जो आपको ज्योग्राफी और संविधान के कुछ बेसिक चीज़ों को टच करता हुआ एग्जाम के नज़रिए से वाकई बहुत ही एक्सीलेंट होगा। सो गाइस, आइए खास करके हम लोग बात करेंगे अपने प्रश्नों की। 4 ऑप्शन हैं, उसका आपको जवाब देना है। खास करके उन चारों में एक जवाब सही होगा, तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और उसके जवाब दीजिए। चलिए, ये रहा स्क्रीन पर आपका प्रश्न। जैसा कि प्रश्न आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं प्रश्नों के साथ साथ मैं बस ये प्रयास करूंगा कि यहां पर मैं प्रश्नों के साथ साथ आपको यूनिक तरीके से मैं आपको इसका कुछ कॉन्सेप्ट भी बताता चलूं। इन चारों ऑप्शन में क्या यूनिक हो सकता है, इन चीज़ों की भी मैं यहाँ पर आपसे चर्चा करता चलूंगा। सो गाइस, आइए हम लोग बात करते हैं अपने इस प्रश्न की। तो ये स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, जैसा कि प्रश्न आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, भारत की वास्तविक प्राचीनतम मोरदार पर्वत श्रेणी है। तो सबसे पहली बात, यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोरदार, प्राचीन मोरदार मतलब वह बहुत ही ओल्ड है ना। और मोरदार, मोर का मतलब है ओल्ड फोल्ड माउंटेन, जिसे आप कहते हो प्राचीन वलित पर्वत। इस मोर को एक शब्द में हम लोग वलित भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वलित या संकुचित। ये जो वलित शब्द है ना, इंग्लिश में इसी को कहते हैं फोल्ड। क्या कहते हैं? फोल्ड। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन या प्राचीन वलित पर्वत कौन सा होगा। मैं पर्वतों के सेशन में आपको पढ़ाऊंगा कि वलित पर्वत क्या है ना, नवीन वलित पर्वत क्या है, प्राचीन वलित पर्वत क्या है, तो न्यू फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये सब चीज़ें काफ़ी एक लंबी क्लास होती है पर्वत की, जिसमें आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है या प्राचीनतम मोरदार। तो मोर से कंफ्यूज मत होइए, ये इंग्लिश में है फोल्ड माउंटेन। क्या है? फोल्ड, जिसे हम हिंदी में वलित भी कहते हैं। तो वो क्या होगा? सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी या अरावली। बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं आप लोग। जल्दी से जल्दी इस जवाब को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इसको अपडेट करिए। इसका जवाब क्या होगा? लाल, इसका जवाब होगा भैया अरावली। अरावली द ओल्ड फोल्ड माउंटेन इन द इंडिया के साथ अब आप अपडेट कर सकते हो भैया, इन द वर्ल्ड। द ओल्ड फोल्ड माउंटेन, द एक्सलेंट ओल्ड फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, अरावली। कौन सी पर्वत होगी? अरावली। विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतों में नाम लिया जाता है अरावली की। विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतों में नाम लिया जाता है अरावली। किसका नाम लिया जाता है? अरावली का। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, खास करके दिल्ली से लेकर के गुजरात तक, दिल्ली से लेकर के गुजरात तक कहा जाता है कि 800 किलोमीटर में फैली हुई ये अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत ही एक्सीलेंट पर्वत है। अरावली की सबसे प्राचीन वलित पर्वत जो है, अरावली की ही एक सबसे ऊंची जो शाखा है इसकी, उसका नाम मिलता है गुरु शिखर। क्या नाम मिलता है? गुरु शिखर। तो याद रखिएगा, अरावली की सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सी है? गुरु शिखर। या आपसे कहा जाए कि अरावली की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी होगी, तो वो होगी गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है, विश्व लेवल पर सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। तो भारत की वास्तविक प्राचीनतम मोरदार पर्वत श्रेणी कौन हो जाएगी? लाल, याद रखना अरावली। अरे अरावली प्राचीन पर्वत इसलिए हो जाएगी कि महाभारत के शांति पर्वन में भी कहा गया है कि कुरुक्षेत्र का मैदान अरावली के पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। हम उस समय भी देखा करते थे, आज भी हम सुनते हैं कि अरावली की ही एक शाखा है, अरावली की एक शाखा है, नाम है रायसेना हिल्स। क्या नाम है? रायसेना हिल्स। कहा जाता है कि वर्तमान प्रेसिडेंटियल जो आवास है लाल, वर्तमान जो राष्ट्रपति भवन है, वो रायसीन की पहाड़ी पर ही बनाया गया है। किसकी शाखा है ये अरावली की शाखा है। ये किसकी शाखा है? ये अरावली की शाखा है। तो अंडरलाइन करिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। बहुत सुंदर।
जल्दी से प्रश्न देखिए और प्रश्न स्पष्ट तरीके से पढ़िए और अपना जवाब दीजिए। प्रश्न है, प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है जिस दिशा में अरावली श्रेणी चौड़ाई बढ़ती जाती है वह क्या होगा? पंजाब से तमिलनाडु, या उत्तर से दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या पश्चिम से यहां होगा पश्चिम से पूर्व। जल्दी से बताइए, पश्चिम से पूर्व होगा या उत्तर से पूर्व होगा या पश्चिम तमिलनाडु या दक्षिण पश्चिम से होगा? तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहूं कि अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं चौड़ी होती दिखाई पड़ती हैं तो थोड़ा सा एक बार मैप देख लीजिए, मैप देख लो, लालच सब क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा अगर ये गुजरात है, अगर मैं कहूं कि ऐसे ऐसे मैप मैं बना दे रहा हूं, खैर आप समझ लीजिएगा, ये मैं मैप बना रहा हूं भैया। अगर मैं कहूं ये गुजरात है और ये है आपकी दिल्ली, ठीक है, तो गुजरात से दिल्ली तक गई हुई है कौन सी पर्वत? अरावली। मैंने कहा कि आपकी अरावली जो है वो गुजरात, दिल्ली से गुजरात तक 800 किलोमीटर फैली है। कितना? 800 किलोमीटर, यही मैंने अभी आपको बताया। तो यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि ये पश्चिम हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा भारत का, है ना। अब पंजाब से तमिलनाडु, तमिलनाडु मतलब यहाँ कहीं और पंजाब यहाँ, तो ये पर्वत ऐसे आता नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। उत्तर पूर्व से पूर्व की ओर मतलब ये है ना, नॉर्थ ये है और ईस्ट ये है, मतलब ऐसे, जाहिर सी बात है ये ऐसे भी नहीं आता, इसका मतलब ये भी जवाब गलत हो गया। ये कह रहा है दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा? दक्षिण पश्चिम लाल यहाँ कहीं होगा, है ना, यहाँ कहीं से, है ना, खास करके उत्तर पूर्व मतलब यहाँ, तो ये ऐसे भी नहीं आता। तो ये पर्वत कैसे जाती है? ये पर्वत जाती है भैया पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे जाती है? ये पर्वत गुजरात से दिल्ली जाएगी और इधर ये खास करके, है ना, यहाँ ये पतली होती है और दिल्ली की ओर बढ़ते बढ़ते यह काफी चौड़ी हो जाती है। तो इसका जवाब क्या होगा? डी। सॉरी, हमें उम्मीद है कि सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम चलते हैं भैया अपने अगले प्रश्नों पर। आ जाओ दोस्तों, आज हम लोग जो प्रश्न पर प्रैक्टिस करेंगे वो वाकई बहुत ही इंटरेस्टेड है और आपके एग्जाम में तो एकदम समझ लीजिए आनंद आ जाएगा। देखिए प्रश्नों को समझते चलिए और मेरे साथ इसके जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, जो कॉन्सेप्टुअल चीजें मैं बता रहा हूं, उसको भी जरूर फोकस करिए। यह कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला, माउंटेन सीरीज भारत में सबसे प्राचीनतम है? अभी मैंने बताया तो भैया अरावली। कौन सी है? अरावली। अरावली सबसे प्राचीनतम है। मैं अगर अरावली की बात करूं तो याद रखिएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, ठीक है। और इस अरावली की शाखा ही राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू। कौन सी जगह है? माउंट आबू। तो राजस्थान में खास करके माउंट आबू में ही अरावली की शाखा गुरु शिखर पड़ता है, जो इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आप देख सकते हैं 1722 मीटर लगभग। कितनी ऊंची है? 1722 मीटर लगभग। मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। तो इसका जवाब क्या हो गया? ए। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्लीज ध्यान से देखिए, ये चीजें बहुत ही इंटरेस्टेड है और मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आएंगी। आइए, प्रश्न है, उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा होगा? तो या तो धौलागिरी है, A2 A या C दोनों, मतलब धौलागिरी, नंदा देवी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे यह कहा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना है भैया वो है माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट। कहा जाता है कि 8,851 मीटर ऊंची है, 51 मीटर ऊंची है, ठीक है। और नेपाल में इसी को सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा बातों को। अगर मैं बात करूं हिमालय की वह श्रेणी जो भारत में है, तो वो है सिक्किम की कंचनजंगा। कौन होगी? कंचनजंगा। याद रखिएगा कहां है? सिक्किम में है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात कह रहा है कि उत्तर प्रदेशीय हिमालय, मतलब नॉर्थ इंडिया में स्थित हिमालय की सर्वोच्च शिखर, और इन चार में कह रहा है, तो लाल याद रखना है कौन सी हो जाएगी? सी।
नंदा देवी। मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। सो गाइस, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। ये रहा मेरा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न को ध्यान से सुनिए और फिर उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ गाइस, इसको ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है, पश्चिमी भाग में हिमालय श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या होगा। मतलब ये कहा जा रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो थोड़ा एक बार मैप पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा एक बार मैं मैप की बात करूं तो खैर ये साउथ इंडिया की बात है। मैं अगर लाल यहाँ पर मैप की बात करूं तो थोड़ा मैप पर कॉन्सेप्चुअल देख लीजिएगा। हम शायद आपको अच्छी तरीके से समझा पाएँ। ठीक है, हम मैप की बात करेंगे। बहुत सुंदर, हाँ समझ लीजिए। यहीं पर भैया आपकी हिमालय की K2 मिल जाएगी, K2 गार्डविन। ठीक है, और यहां जहां सिक्किम है ना, यहीं कंचनजंगा मिल जाएगी। कौन है यहां? कंचनजंगा है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ है भारत का, और ये क्या है? खास करके ये ईस्ट हो जाएगा, है ना, ये पूर्व हो जाएगा, और नॉर्थ का सेक्शन आप यहां कहीं रखिए। तो प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर शाखा, मतलब ये इधर से आगे का क्रम पूछ रहा है। तो क्या होगा? शिवालिक होगा, लघु हिमालय होगा, या महान हिमालय होगा? महान हिमालय होगा, लघु होगा, या शिवालिक होगा? लघु हिमालय होगा, महान हिमालय, या शिवालिक? शिवालिक, महान हिमालय या लघु हिमालय? इसका जवाब बेटा होगा ए, शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। तो इसका जवाब होगा ए। मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंस है। खास करके किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? बृहद हिमालय, पीर पंजाब, लद्दाख, वैसे है ना, संस्करण हिमालय, या फिर हिमालयन जस्कर, या फिर काराकोरम से लद्दाख? ये लाल आपके लिए होमवर्क है, ये आप जरूर बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको मैं डिजिटल बोर्ड पर मैप बना करके यूनिक तरीके से जब मैं पढ़ाऊंगा दर्रे, तो इसमें मैं डिस्कस करूंगा। दर्रों में ये चीजें मैं वहां डिस्कस करता हूं लंबे बड़े पैमाने पर। तो ये सेशन आप जो है ना, कंप्लीट सेशन मेरा जरूर देखिएगा, खास करके परसों का, जिसमें मैं दर्रों की बात करूंगा। तो कश्मीर घाटी, पीर पंजाल, है ना, सिक्किम, काराकोरम, नाथुला, इन सब की इंपॉर्टेंस बातें होंगी। सो गाइज, दर्रों से प्रश्न एग्जाम में जरूर बनता है, तो हम इस पर सेशन लेकर के आ रहे हैं। परसों कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव, है ना, कंप्लीट थ्योरेटिकल लेकर के आ रहे हैं। चलिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये आपका होमवर्क है। उस दिन मैं आते ही सीधा होमवर्क जो दिया हूं वो पूछूंगा, फिर आगे बात करूंगा। चलिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। बहुत सुंदर। चलिए प्रश्न ध्यान दीजिए। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट, अरावली, सतपुड़ा या हिमालय? शिवालिक श्रेणियां ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये साउथ इंडिया में है। अरावली गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है। सतपुड़ा, ध्यान आया? सतपुड़ा, खास करके सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं, गुजरात से झारखंड, याद आ गया होगा सतपुड़ा। ठीक है, ये कह रहा है कि शिवालिक पहाड़ी किसकी श्रेणियां हैं? तो ये भैया लाल जवाब क्या हो जाएगा? ये भैया आपका जवाब हो जाएगा सी। किसकी श्रेणियां हैं? हिमालय की श्रेणियां हैं। चलिए, बहुत सुंदर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलिए, प्रश्न को ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। प्रश्न को ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। क्या हो सकता है जवाब? प्रश्न कह रहा है, प्रश्न देखिए भैया, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? प्रस्तावना यानी प्रम्बल। कह रहा है कि कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, संघीय या प्रजातांत्रिक? ये सॉवरेंटी है ना, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, फेडरल? क्या जवाब होगा? जल्दी से बताइए, प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में।
आज और लाल ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक और शेयर करिए, जिससे कि मैं यूनिक तरीके से आपको इसमें और भी अच्छे कंटेंट लेकर के आऊं और बिल्कुल गदर कर दिया जाए, है ना। हाँ, हमारे साथ बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। संडे को मैं एक्सीलेंट मैराथन लेकर के आ रहा हूं 2 घंटे का, जिसमें मिसलेनियस प्रश्न खास करके करंट के आपके सब्जेक्टिव जीएस के आपके एक्सीलेंट प्रश्न वहां पर मिलेंगे। 2 घंटे का एक महा मैराथन आपके यूपी के पीटी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं, हाँ, अंतिम बैटिंग भैया, और वो मान के चलिए कि बिल्कुल एग्जाम को टक से टच करके गुजर आना है। बहुत सुंदर। चलिए, तो चलिए इस बात का जवाब जल्दी से दीजिए। निम्न में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है कह रहा है। तो पहली चीज की अगर मैं बात करूं संप्रभुता, तो शायद आप समझ रहे होंगे संप्रभुता का मतलब है कि एक ऐसा क्षेत्र जो अपने संविधान से ही चल रहा हो, वह किसी दूसरे देश के संविधान कानूनों से न चलाया जा रहा हो, वहां एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात को मानने के लिए लोग बाध्य हो और लोगों की बातों को मानने के लिए बाध्य न हो, ठीक है। तो वो व्यक्ति संप्रभु और वो क्षेत्र संप्रभुता संपन्न क्षेत्र कहलाएगा। सपोज दैट भारत, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष क्या है? जिसका अपना कोई धर्म विशेष न हो, ऐसा राष्ट्र जो किसी धर्म को प्रश्रय न दे रखा हो, सभी धर्म के मानने वाले वहां पर निवास कर रहे हो। प्रजातांत्रिक क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है भैया? कोई राजा का लड़का शासक नहीं होगा, बल्कि कोई राजा का लड़का शासक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? जनता का शासन होगा। अब्राहम लिंकन ने भी एक बात कही थी, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही जो शासन होता है वो लोकतंत्र को परिभाषित करता है, ठीक है। चलिए, संघीय, जिसका अपना एक केंद्र भी हो और राज्य भी हो। तो देखिए, बात आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, याद आया, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, सब बात कही गई है, प्रजातांत्रिक बात कही गई है। कहीं संघीय शब्द नहीं दिखता है। क्या नहीं दिखता है? कहीं आपको संघीय शब्द नहीं दिखता है। तो जवाब क्या हुआ? संघीय। जवाब इसमें क्या होगा? इसका जवाब होगा संघीय। क्या जवाब होगा? इसका जवाब होगा संघीय। तो आप इसको जरूर टिक लगाइए, इसका जवाब हो जाएगा संघीय। ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलिए, इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी बताइए, क्या हो सकता है? प्रश्न पढ़िए और जल्दी से जवाब दीजिए, क्या हो सकता है? प्रश्न देखिएगा, कहा जा रहा है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म, भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी लाल प्रेम्बल, प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये अमेंडमेंट की बात कर रहा है, अमेंडमेंट की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, सेशन बहुत इंपॉर्टेंस है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, धर्मनिरपेक्ष क्या है? मैंने आपसे बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने, प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए, इन्होंने जब शपथ लिया तो साफ शब्दों में कहा था कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, इसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, हम सभी धर्मावलंबी साथ में मिलकर के अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या करेंगे? विकास और डेवलपमेंट करेंगे। सो गाइस, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, टाइम था 1976 और संशोधन था 42वां। 1976 में 42वां अमेंडमेंट हुआ। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष भी इसे कहा जाता है, पंथ निरपेक्ष अथवा पंथ निरपेक्ष अथवा लाल धर्मनिरपेक्ष। बात वही हुआ, पंथ निरपेक्ष अथवा धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। पंथ निरपेक्ष को ही धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, याद रखिएगा। और तीसरा जोड़ा गया अखंडता, इंटीग्रेशन। क्या जोड़ा गया? अखंडता।
तो समाजवाद, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रेशन, मतलब समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 1976 के 42वां अमेंडमेंट के द्वारा प्रस्तावना में अब तक का यह एकमात्र संशोधन है। तो पहला संशोधन यही है, आज भी यही पहला संशोधन है। तो पहला संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए थे भैया, ये 3 संशोधन नहीं थे, याद रखिएगा। तो प्रश्न क्या रहा है कि धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां अमेंडमेंट। क्या जवाब होगा? 42वां अमेंडमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो 44वां है ना, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, लगे हाथ जान लीजिएगा। 1978 में 44वां अमेंडमेंट हुआ और संपत्ति के अधिकार को भैया यहां से हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, और इसे 300 के ए में रख दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? एक कानूनी अधिकार है। तो इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है? अपने व्यूज, अपनी बातों को आप जरूर रखिए। आप वाकई क्या चाहते हो, मैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कैसे स्पेशलाइजेशन करके क्या और भी यूनिक और एक्सलेंट लेकर के आपके बीच में आऊं। सो गाइज, आप इस चीज को जरूर बताइएगा। चलिए, बहुत सुंदर। ये प्रश्न देखिए, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। याद आया? मैंने कहा कि 1976 में ठीक है, क्या हुआ था? 42वां संशोधन हुआ था और प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। क्या क्या जोड़ा गया था? जल्दी बताइए। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो प्रश्न को कई बार ऐसे घुमा करके भी दे देता है। तो बंधुत्व पहले भी था, संप्रभुता पहले भी था, समानता पहले भी था, क्या नहीं था? अखंडता। इंटीग्रेशन नहीं था। कब जोड़ा गया? 1976 में, मतलब 75 के पहले ये नहीं था। समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। बहुत सुंदर, जल्दी से प्रश्न पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न काटने लायक नहीं है भैया, सब प्रश्न अपने आप में बहुत एक्सीलेंट है। भारत की संघात्मक व्यवस्था मतलब फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था मतलब फेडरल सिस्टम, निम्न में से किस देश से संविधान से लिया गया था? यह कह रहा है कि फेडरल सिस्टम कहां से लिया गया था? कनाडा से, है ना, यूनाइटेड किंगडम से, यूके से, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से, या आयरलैंड से? जल्दी बताइए। याद रखना भैया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया था, नोट कर लीजिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है। यूएसए से क्या लिया गया था? यूएसए से न्यायिक पूर्णाविलोकन, न्यायिक पूर्णाविलोकन, अनुच्छेद 360 लिया गया था। वित्तीय आपात, क्या लिया गया था? वित्तीय आपात लिया गया था। ठीक है। कहां से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। लेकिन अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कनाडा से लिया गया क्या? संघीय व्यवस्था। तो क्या जवाब होगा? ए। कनाडा से लिया गया फेडरल सिस्टम, कनाडा से क्या लिया गया? संघीय व्यवस्था। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंस है, कई बार एग्जाम में आया है। सो गाइज, आइए देखिए बात करते हैं। प्रश्न है, प्रश्न आपका है, खास करके ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपका है। सो गाइज, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली गई है। अब देखिए, खास करके अगर मैं आपसे बात कहूं तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का उल्लेख करता है। ठीक है, याद आया? तो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। क्या ली गई है? निर्वाचन मंडल लिया गया है। कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए, यह रहा आपका अगला प्रश्न। आइए,
प्रश्न है, खास करके ध्यान रखिएगा, प्रश्नों को जरूर पढ़िए। प्रश्न एक बार न समझ में आए दोबारा पढ़िए। अगर प्रश्न आप नहीं पढ़ोगे तो जवाब शायद समझ से आपका दूर हो। कभी कभी आता हुआ प्रश्न हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रश्न ही नहीं समझ में आता। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको दोबारा पढ़िए। चलिए सेशन को लाइक और शेयर करिए। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान करने का विचार को ग्रहण किया गया है। देखिए सबसे पहले जानिए कि आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं। आइए तो आपको मैं थोड़ा बता दूं यहां पर आपातकालीन शक्तियों की बात। अनुच्छेद 352 राजकीय आपात, अनुच्छेद 356 राजकीय आपात, अनुच्छेद 360 ये है वित्तीय आपात। कौन सा आपात? वित्तीय आपात। मतलब कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 प्रकार के आपात हैं। तो याद रखिएगा ये जो दोनों आपात है, राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात, ये दोनों जर्मनी से लिए गए थे। कहां से लिए गए थे? जर्मनी के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, लेकिन भैया वित्तीय आपात यूएसए से लिया गया था। कहां से लिया गया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया था। प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय आपात को शक्तियों को कहां से लिया गया था? नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी? ये क्या जवाब होगा? सी, जर्मन के वायमर संविधान, जर्मनी से लिया गया था। ठीक है ना। लेकिन आपको अलग से पूछता है, वित्तीय आपात जब भी पूछेगा तो अलग से पूछेगा कि वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी कहां से लिया गया है लाल? तो याद रखिएगा वो यूएसए से लिया गया है, अनुच्छेद 360। लेकिन 352 और 356 कहां से लिया गया है? ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा गया प्रश्न है। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का अधिकार, क्या बात कर रहा है? विधि के समक्ष समता का अधिकार लिया गया है। हाँ, इक्वलिटी ऑफ द लॉ, विधि के समक्ष समता की बात कर रहा है ना। आपने देखा अनुच्छेद जो है 14 से 18 जो है विधि के समक्ष समता के अधिकार की बात करता है ना, जिसमें 14, 15, 16, 17, 18 ये सभी अनुच्छेद आएंगे, ये सभी अनुच्छेद आएंगे। तो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, फ्रांस से या जापान से? जल्दी बताइए, ये भैया कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। जवाब क्या हुआ? ए। जवाब क्या हो गया? ए। याद रखिएगा जवाब हो गया ए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हम प्रश्नों को बताते समझाते हुए बहुत जल्दी जल्दी आगे चल रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बिल्कुल आपको ऐसे मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना है। मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। आप अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा, और सुनिए आप लोग भी जवाब देते चलिए। हाँ बिल्कुल जवाब देते चलिए, कहीं से कोई इशू नहीं आना चाहिए। देखिए ये प्रश्न देखिएगा थोड़ा, ये प्रश्न थोड़ा देखिएगा। प्रश्न है मासिन राम जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है? देखिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो था चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा की बात की जाती थी, चेरापूंजी, और ये था मेघालय। भारत का मेघालय में चेरापूंजी बड़े पैमाने पर है ना वर्षा के लिए जाना जाता था। लेकिन अब ये चीज बेटा बदल गया है, अब ये है मासिन राम। ये मेघालय में ही पड़ेगा, जगह है मासिन राम, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो गया? मेघालय हो गया। बहुत सुंदर, ऐसे प्रश्न आपको पलक झपकते ही कर लेना है। ये प्रश्न का जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए, ये प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है? निम्न में से किस में भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में भी, भारत के अंतर्गत भी कुल क्षेत्र का 1/3% पर बड़े पैमाने पर वन बनाने का या वन लगाने का एक निर्धारित लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं कि किस भौगोलिक क्षेत्र में 70%, कितना 70% भाग पर
वन बनाने रखने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया है, एक प्रावधान किया गया है कि यहाँ 70% भाग पर वन रहना ही रहना है। नेपाल, मालदीव, ये लाल मालदीव है जिसकी राजधानी माले है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, सार्क का मुख्यालय। मालदीव की राजधानी माले, याद आया। भूटान की राजधानी थिम्पू, स्वर्णिम पैगोडा का देश, याद आया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अरे वही भैया जो आजकल बहुत ही चर्चित है, तालिबान वाला एरिया हो गया है, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा, अफगानिस्तान के अधिकांशतः जिलों पर कहा जाता है 298 डिस्ट्रिक्ट में 193 जिलों पर लगभग तालिबानों ने अपना अधिकार कर लिया है, ठीक है। अरे वही अफगानिस्तान है भैया, आपने सुना होगा गांधारी, हाँ, हस्तिनापुर आई थी ना धृतराष्ट्र की पत्नी दुर्योधन की मम्मी, याद आ गया होगा, बहुत सुंदर। गांधारी है ना। अष्टाध्यायी की जो अष्टाध्यायी किसने लिखा था? अष्टाध्यायी लिखने वाली विदुषी कन्या पाणिनि, ये सब अफगान के गांधार से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। गुरु गोरखनाथ जी अफगानिस्तान से ही बिलोंग करते थे, इनके नाम यहाँ से जोड़े जाते थे लाल। अफगानिस्तान बहुत ही अपडेट है, करंट अपडेट है, तो इसका भी सेशन मैं लेकर के आपके लिए जल्दी ही संडे को एक तगड़ी मैराथन लगा रहा हूँ, है ना। संडे को बनना मत भूलिएगा यूपी अड्डा 247 पर, खास करके जीएस की फैकल्टी। मैं भूपेंद्र कुमार, गुड डे, सबा खैर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अरे गुड डे सबा खैर बस नहीं कह रहा हूँ, अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? ये देखिए एक आंकड़े हैं, हमारे भारतवर्ष का कितना बल्कि एरिया जंगल है, मतलब वन वाले क्षेत्र हैं, तो वो 22.7%। कितना भैया? 22.7%। ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक वन कहाँ है, सर्वाधिक वन कहाँ है भारत में, तो मध्य प्रदेश। कहाँ है सर्वाधिक वन? मध्य प्रदेश, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर आपसे यही कहा जाए कि यूपी का सर्वाधिक वनों वाला जिला, यूपी का सर्वाधिक वनों वाला जिला, तो वो हो जाएगा सोनभद्र। कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा सोनभद्र, याद रखिएगा, सर्वाधिक वनों वाला जिला सोनभद्र। अगर आपसे कहा जाए कोयले का सर्वाधिक उत्पादन, यूपी का सोनभद्र, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन। एक्चुअली है क्या कि सोनभद्र में एक जगह है सिंगरौली, सिंगरौली, कौन सी जगह है? सिंगरौली, मैं लिख रहा हूं सिंगरौली, सिंगरौली कोल माइंस, ठीक है। ये कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, कहाँ है? सोनभद्र में है। तो यूपी का सर्वाधिक वनों वाला जिला सोनभद्र है, कोयले की सबसे बड़ी खान सोनभद्र में है, कोयले का सबसे अधिक उत्पादन सिंगरौली में होता है, कोयले की खान है। खैर आइए अपने प्रश्नों पर आते हैं। तो भारत का कितना प्रतिशत भूभाग जंगल है, वन आच्छादित है? तो मैं आपको बता दूं कितना है, 22.7%। बहुत सुंदर, चलिए काफी है ना, प्रैक्टिस हो गई। आगे देखिए, हाँ वही प्रश्न यहाँ आ गया, निम्न में से किस राज्य में, थोड़ा अलग प्रश्न है, वही प्रश्न नहीं है, थोड़ा समझिएगा इसको। राज्य के वनों का वर्गीकरण उष्णकटिबंधीय रूप में किया गया। देखिए उष्णकटिबंधीय से आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से बता दूं, अर्ध उष्णकटिबंधीय, ये भौगोलिक शब्द से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये साफ कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वनों का वितरण क्षेत्र ज्यादा है? भैया मध्य प्रदेश। कौन सा जगह है? मध्य प्रदेश, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। बहुत सुंदर, ये रहा आपका आगे की स्लाइड। और जहां तक मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी। आज की जो प्रैक्टिस हुई है वो काफी यूनिक हुई है, एक एक चीजों को मैंने काफी यूनिक तरीके से बताया है, तो खास करके इसका आप सही से प्रैक्टिस करिए। जैसा कि मैं आपको पता है कि मैं प्रत्येक दिन 7
PM यूपी अड्डा 247 पर आपके साथ बन रहा हूं और प्रश्नों की सीरीज लेकर के आ रहा हूं। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, प्रश्नों की अच्छी से प्रैक्टिस करते रहिए। ये प्रश्न न केवल आपको स्टेट लेवल के इन एग्जामों में बल्कि केंद्र और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में हर जगह गागर में सागर का काम करेंगे। इसका प्रैक्टिस आप जरूर करिए। इसके साथ जो मैं थ्योरेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं उसको भी अंडरलाइन करिएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक प्रश्न में कई चीजों को जोड़ करके उसको समझाने और बताने का प्रयास करता हूं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं कल शाम को 7 PM। सभी को गुड डे, सबा खैर, धन्यवाद, शुभ रात्रि।